सोचिए, मतलब बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि एक रेलवे स्टेशन है। ट्रेन से सैकड़ों डरे हुए, सहमे हुए लोग उतारे जाते हैं और उनके सामने एक वर्दीधारी अधिकारी खड़ा है। वो कोई बात नहीं कर रहा, बस अपने हाथ के एक इशारे से तय कर रहा है कि कौन काम पर जाएगा और कौन सीधा गैस चेंबर में। बिल्कुल। दाएं जाने का मतलब जिंदगी के कुछ और दिन, और बाएं जाने का मतलब उसी दिन मौत। बिल्कुल। वहां कोई इंसानियत नहीं है, सिर्फ एक एक मशीन की तरह इंसानों को छाटा जा रहा है। और ये मंजर किसी डरावनी फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि इतिहास की एक बेहद स्याह सच्चाई है। जब किसी व्यक्ति का नाम, उसकी पहचान, उसका परिवार, सब कुछ एक झटके में मिटा दिया जाता है। और वो इंसान सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है। हाँ, जैसे जैसे नंबर 100,19,104, सिर्फ शरीर पर गूदा हुआ एक नंबर। सही कहा। उसके जीवन भर की मेहनत, उसके सपने, उसकी उम्मीदें, सब कुछ उस एक लम्हे में खत्म कर दिया जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो इंसान को अंदर तक पूरी तरह से खाली कर देती है। और आज की इस गहन पड़ताल में हम इसी अंधेरे और डरावने सच के बीच रोशनी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक बेहद प्रभावशाली स्रोत है, मशहूर मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग का पूरा ऑडियो बुक ट्रांसक्रिप्ट। हाँ, और हमारा मिशन ये समझना है कि जब ऑशविट्स जैसे कंसंट्रेशन कैंप में इंसानियत को पूरी तरह कुचला जा रहा था, तब भी कुछ लोग कैसे जिंदा रहे। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐतिहासिक विवरण नहीं है, बल्कि मानव मन की असीमित क्षमता और लोगोथेरेपी नाम की एक पूरी नई मनोवैज्ञानिक विचारधारा के जन्म की कहानी है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। एक इंसान जो अपना सब कुछ खो चुका है, वो इतनी अमानवीय परिस्थिति में जीवन का इतना गहरा अर्थ कैसे खोज लेता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब जब कैदी पहली बार कैंप पहुंचते हैं, तो उनके दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है? देखिए, जब कैदी पहली बार ऑशविट्स पहुंचते थे, तो उनकी सबसे पहली मानसिक स्थिति होती थी शॉक, एकदम गहरा सदमा। लेकिन मनोविज्ञान के नजरिए से इस शॉक के साथ एक बहुत ही अजीब प्रतिक्रिया भी जुड़ जाती थी। मनोचिकित्सा में इसे डिल्यूजन ऑफ रिप्राइव कहा जाता है। डिल्यूजन ऑफ रिप्राइव? इसका मतलब क्या दिमाग ये मानने से ही इनकार कर देता है कि अंत आ गया है? एक तरह का भ्रम? एकदम सही। ये फांसी की सजा पाए उस कैदी की तरह है जिसे आखिरी पल तक ये भ्रम रहता है कि शायद शायद ऐन मौके पर उसे माफी मिल जाएगी। अरे बाप रे! हाँ, जब नए कैदी ऑशविट्स पहुंचे तो उन्होंने लाल गालों वाले स्वस्थ दिखने वाले कुछ पुराने कैदियों को देखा। उन्हें देखकर नए कैदियों के दिमाग ने तुरंत ये कहानी गढ़ ली कि शायद हालात उतने बुरे नहीं होंगे, शायद हम भी ऐसे ही बच जाएंगे। तो ये दिमाग का अपने आप को एक भयानक झटके से बचाने का तरीका था। बिल्कुल। लेकिन वो भ्रम बहुत जल्दी टूट जाता था, है ना? फ्रैंकल के साथ जो हुआ, वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, एक वैज्ञानिक मैन्युस्क्रिप्ट जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से लिखा था, उसे बचाने के लिए उन्होंने एक पुराने कैदी से मिन्नत की थी। हाँ, उन्होंने कहा कि ये किताब उनकी जिंदगी का काम है। और उस पुराने कैदी की प्रतिक्रिया ने फ्रैंकल की पूरी पिछली जिंदगी को एक झटके में शून्य कर दिया। उस कैदी ने फ्रैंकल के जीवन भर के काम के लिए सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया, शिट। बाप रे, कितना अपमानजनक! और वो एक शब्द कोई आम गाली नहीं थी, वो इस बात का ऐलान था कि इस नई दुनिया में, इस कैंप में, किसी के अतीत, किसी की शिक्षा या किसी के बौद्धिक काम की कोई कीमत नहीं है। उसी पल फ्रैंकल ने अपनी पिछली जिंदगी को पूरी तरह से मन से निकाल दिया। रुकिए, ये बात तो मानसिक आघात की हुई, लेकिन वैज्ञानिक रूप से जो हुआ, वो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। फ्रैंकल बताते हैं कि जो मेडिकल किताबें कहती थीं, वो सब वहां गलत साबित हो गई। हाँ, ये सच में बहुत अजीब था। तो क्या मेडिकल साइंस पूरी तरह से गलत था, या इंसान के शरीर में कोई ऐसा छुपा हुआ सर्वाइवल मैकेनिज्म है जिसे हम आम जिंदगी में कभी नहीं समझ पाते? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इंसान का शरीर और दिमाग संकट के समय कैसे काम करता है। मेडिकल साइंस के सामान्य नियम कहते थे कि एक इंसान बिना पर्याप्त नींद के, भयंकर ठंड में बिना गर्म कपड़ों के या बिना साफ सफाई के बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगा या मर जाएगा। हाँ, आमतौर पर तो यही होता है। लेकिन कैंप में क्या हुआ? कैदी एक दूसरे के ऊपर लदे हुए, बिना तकिए के, बर्फ से भीगे गंदे जूतों के साथ गहरी नींद सो जाते थे। उनके मसूड़ों से खून नहीं आता था, चोट लगने पर घाव पकते नहीं थे, जबकि उन्हें विटामिन की भारी कमी थी। ये तो कुछ ऐसा है जैसे किसी स्मार्टफोन की बैटरी 1% पर आ गई हो और वो अपने सारे बैकग्राउंड ऐप्स और फालतू के फीचर्स बंद करके सिर्फ बेसिक सर्वाइवल मोड में चला जाए। क्या बात है, ये बहुत सटीक उदाहरण है।
शरीर ने सब कुछ भूल के सिर्फ जिंदा रहने पर अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। बिल्कुल। हमारा शरीर स्ट्रेस हार्मोन के जरिए एक फाइट और फ्लाइट मोड को एक स्थायी स्थिति में बदल देता है। जो चीजें जीवित रहने के लिए तुरंत जरूरी नहीं है, जैसे घाव भरना या पाचन, उन पर शरीर ऊर्जा खर्च करना बंद कर देता है। और मानसिक रूप से भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो भावनाएं ऊर्जा लेती थीं, वो शटडाउन हो गई। ये एक बहुत ही तार्किक मोड है। शरीर का सर्वाइवल मोड में जाना तो समझ आता है, लेकिन जब मौत हर तरफ नाच रही हो तो मन कितनी देर तक शौक में रह सकता है? मतलब इंसान लगातार डरा हुआ नहीं रह सकता। सही कहा। अंततः वो शौक एक भयानक उदासीनता में बदल जाता होगा, और शायद यही कैंप जीवन का अगला चरण था। बिल्कुल। कुछ ही हफ्तों में कैदी पूरी तरह से सुन्न हो गए। मनोविज्ञान में इस सुन्नपन को एपैथी कहा जाता है। वो शौक का चरण अब एक गहरी भावना शून्यता में बदल चुका था। वो सुन्नपन इतना गहरा था कि अगर उनके सामने किसी मृत कैदी की लाश को घसीट कर ले जाया जा रहा हो या कोई मर रहा हो, तो भी वे बिना किसी भाव के आराम से अपना सूप पीते रहते थे। हाँ, कोई घिन नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन इस सुन्नपन के बावजूद एक चीज थी जो शारीरिक मार से भी ज्यादा दर्द देती थी, और वो था अपमान। ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। जब शरीर रोज मार खाता है तो तंत्रिका तंत्र उस शारीरिक दर्द का आदी हो जाता है, लेकिन उस मार के पीछे जो अमानवीयता है वो सीधे इंसान के आत्मसम्मान पर चोट करती है। वो वाकया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब फ्रैंकल बर्फीले मौसम में काम कर रहे थे। एक गार्ड ने बिना कुछ कहे सिर्फ उनका ध्यान खींचने के लिए उन पर एक पत्थर मारा। जैसे हम किसी गली के जानवर को भगाने के लिए पत्थर मारते हैं। एकदम वही। फ्रैंकल ने लिखा है कि उस गार्ड ने उन्हें एक गाली तक देना जरूरी नहीं समझा। वो पत्थर मारना शारीरिक रूप से शायद कम दर्दनाक था, लेकिन वो जो संदेश दे रहा था कि तुम्हें एक इंसान भी नहीं माना जा रहा है, तुम्हारी हैसियत एक कीड़े से ज्यादा नहीं है, वो असहनीय था। सच में ये सुन्नपन या एपैथी दरअसल आत्मरक्षा का एक तंत्र था। जब वास्तविकता का वो नर्क बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और उसे बदलने का कोई तरीका नहीं होता, तो दिमाग भावनाओं को मार देता है ताकि इंसान पागल न हो जाए। उस समय कैदियों का पूरा अस्तित्व सिर्फ एक आदिम स्तर पर आ गया था। उनके सपनों में आजादी या परिवार नहीं, बल्कि ब्रेड, केक और गर्म पानी से नहाना आता था। मतलब पूरी मानसिक ऊर्जा सिर्फ शरीर को जिंदा रखने वाली चीजों पर केंद्रित हो गई थी। हाँ, बस खाना और नींद। जब हम इस अमानवीयता की बात कर रहे हैं तो उन कैपो की चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। कैपो वो कैदी थे जिन्हें गार्ड्स ने दूसरे कैदियों पर नजर रखने और उनसे काम करवाने का जिम्मा दिया था। हाँ, कैपो का मनोविज्ञान भी बहुत अजीब था। और हैरानी की बात यह है कि कई बार ये कैपो उन नाजी गार्ड से भी ज्यादा क्रूर होते थे। अपने ही साथियों पर इतना जुल्म, ये मनोविज्ञान का कौन सा हिस्सा है? अगर हम इसे निष्पक्ष रूप से देखें तो ये सिस्टम की डिजाइनिंग का हिस्सा था। ऐसा नहीं था कि कैदी अचानक बुरे हो गए थे। सिस्टम हमेशा सबसे क्रूर, सबसे निर्दयी लोगों को ही कैपो के रूप में चुनता था। अच्छा, तो ये जानबूझकर किया गया था? बिल्कुल। जो कैदी अपनी इंसानियत बचाकर रखना चाहता था वो कभी कैपो नहीं बन सकता था। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं था, ये सर्वाइवल ऑफ द ब्रूटल था। खुद को बचाने के लिए उन्हें अपने ही लोगों पर अत्याचार करना पड़ता था, और धीरे धीरे वे उस भूमिका में पूरी तरह ढल जाते थे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ इतना अंधकार, क्रूरता और भूख है, और बाहरी जीवन पूरी तरह से नरक बन चुका है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कैदियों ने अपने भीतर एक नया संसार बसा लिया। हाँ, इसे आंतरिक जीवन की गहराई कहा गया है। जब बाहर कुछ नहीं बचता तो इंसान क्या करता है? जब इंसान के पास बाहर की दुनिया में कुछ नहीं बचता तो वो अपने भीतर लौटता है। फ्रैंकल ने इसे खुद बहुत गहराई से महसूस किया। जब वो हाड़ कंपा देने वाली ठंड में फावड़ा चला रहे थे और गार्ड्स की गालियां सुन रहे थे, तब अचानक उनका मन अपनी पत्नी की ओर चला गया। वो पल सच में किसी को भी भावुक कर सकता है। उन्हें ये तक नहीं पता था कि उनकी पत्नी जिंदा भी है या नहीं। हाँ, वो बस ख्यालों में थी। लेकिन उस बर्फीले नर्क में उन्हें एक परम सत्य का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि प्रेम ही वो अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है जिस तक इंसान पहुंच सकता है। प्यार सिर्फ एक शारीरिक मौजूदगी या कोई भावना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जुड़ाव है जो इंसान के अस्तित्व से भी बड़ा है और मौत से भी परे है। और ये आंतरिक दुनिया में वापसी सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं थी, ये कला और प्रकृति के प्रति एक नए नजरिए में भी दिखाई दी। कला उस जगह पर। हाँ, आमतौर पर हम सोच भी नहीं सकते कि एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसी जगह पर
लोग एक सुंदर सूर्यास्त देखकर भाव विभोर हो सकते हैं, या वहाँ एक कैबरे भी हो सकता है। अरे हाँ, ये जानना कितना अद्भुत है कि लोग अपना थका देने वाला, हड्डियां तोड़ देने वाला काम खत्म करके अपने पतले सूप के प्याले के साथ छुपकर कविताएं और चुटकुले सुनते थे, सिर्फ इसलिए ताकि कुछ पल के लिए ही सही वे अपनी भयावह असलियत भूल सकें। बिल्कुल। मुझे वो कातिल कैपो वाली घटना याद आ रही है। वो क्रूर कैपो अपनी लिखी हुई एक बेहद भद्दी और बेकार कविता सुना रहा था और फ्रैंकल ने जानबूझकर अपने होंठ चबाते हुए अपनी हंसी रोकी और जोर जोर से तालियां बजाईं। हाँ, उन्होंने उस स्थिति को संभाला और हो सकता है उसी ताली ने किसी दिन उनकी जान बचा ली हो। बहुत संभव है। ये दिखाता है कि उन्होंने उस भयानक स्थिति में भी चीजों को अपने हक में मोड़ना सीख लिया था। और यहाँ एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत उभर कर आता है, पीड़ा की सापेक्षता। फ्रैंकल इसे एक गैस के उदाहरण से समझाते हैं जो बहुत ही सटीक है। रूप से फैल जाती है। बिल्कुल सही। ठीक वैसे ही इंसान का दुख चाहे बहुत बड़ा हो या मामूली, वो इंसान की पूरी आत्मा और पूरे मन को भर देता है। इसलिए कैंप में छोटी छोटी खुशियां भी बहुत मायने रखती थीं। जब उन्हें पता चला कि वो जिस नए कैंप डकाऊ में जा रहे हैं वहां कोई चिमनी नहीं है, जिसका सीधा मतलब था कि वहां कोई गैस चेंबर नहीं है, तो वो कैदी बारिश और ठंड में रात भर बाहर खड़े रहने के बावजूद खुश थे। सोचिए, एक गैस चेंबर का न होना उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन गया था। हाँ, यही पीड़ा की सापेक्षता है। लेकिन इतनी पीड़ा के बाद एक दिन तो आना ही था जब ये सब खत्म होता, आजादी का दिन। कहानियों और फिल्मों में तो इस दिन लोग खुशी से झूम उठते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन जब असल में कॉन्सेंट्रेशन कैंप के दरवाजे खुले तो क्या हुआ? जब आजादी मिली तो कोई जश्न नहीं मना। सच में? हाँ, लोग सोचेंगे कि वे खुशी से नाचने लगे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वे खुशी महसूस करना ही भूल गए थे। मनोविज्ञान में इसे डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं। डीपर्सनलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? क्या उन्हें आजादी सच नहीं लग रही थी? हाँ, इसे ऐसे समझिए, जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक भयानक मानसिक और शारीरिक दबाव में रहता है और वो दबाव अचानक हट जाए, तो दिमाग तुरंत उस नई हकीकत को स्वीकार नहीं कर पाता। उन्हें सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। मतलब वो रियलिटी से कट गए थे? बिल्कुल। वे अपने ही अस्तित्व से, अपनी ही भावनाओं से कट चुके थे। उन्हें लग रहा था जैसे वे किसी और की जिंदगी का नाटक देख रहे हों। यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, इतने लंबे समय तक अत्याचार सहने के बाद, जानवरों से बदतर सुलूक बर्दाश्त करने के बाद, क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि आज़ाद होने पर इंसान के मन में गुस्सा या बदला लेने की भावना आए? जब उन्हें ताकत मिली तो क्या उनका खून नहीं खौला होगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और मनोवैज्ञानिक रूप से यही उस समय का सबसे बड़ा खतरा भी था। ये ऐसा है जैसे गहरे समुद्र में गोता लगाने वाला कोई इंसान अगर अचानक सतह पर आ जाए तो दबाव के अचानक कम होने से उसकी जान जा सकती है। हाँ, डिकम्प्रेशन सिकनेस जिसे कहते हैं। बिल्कुल। मानसिक दबाव के अचानक हटने पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ कैदी खुद शोषक बनने लगे थे। फ्रैंकल बताते हैं कि कैसे उनका एक साथी जानबूझकर ताज़ा उगी भी फसल को अपने जूतों से रौंद रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था। ये तो एक अंधी प्रतिक्रिया थी। हाँ, फ्रैंकल को उसे समझाना पड़ा कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें दूसरों के साथ बुरा करने का अधिकार मिल गया है। ये उस क्रोध का प्रकटीकरण था। लेकिन घर वापसी ने तो शायद उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया होगा। लोग इसी उम्मीद में जिंदा थे कि घर जाएंगे तो पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे। लेकिन जब वे अपने घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं था। सब कुछ राख हो चुका था। इसे फ्रैंकल ने मोहभंग कहा है। कैंप की पीड़ा तो थी ही, लेकिन आज़ादी के बाद का ये जो खालीपन था, वो उस पीड़ा से भी बड़ा सदमा था। जिन उम्मीदों के सहारे उन्होंने कैंप की यातनाएं सही थीं, वो उम्मीदें ही अब खत्म हो चुकी थीं। तो इस पूरी त्रासद यात्रा का मनोविज्ञान के लिए क्या मतलब था? फ्राइड और एडलर जैसे बड़े विचारकों की थियरी के सामने इस अनुभव ने क्या नया खड़ा किया? यहीं से लोगोथेरेपी का जन्म होता है ना? हाँ, सही कहा। अगर हम मनोविज्ञान के इतिहास को देखें तो सिगमंड फ्रॉयड मानते थे कि इंसान का मूल उद्देश्य सुख की चाह है, यानी विल टू प्लेजर। हाँ, फ्राइड का तो पूरा काम इसी पर है। और एल्फ्रेड एडलर का मानना था कि इंसान शक्ति की चाह से प्रेरित होता है, यानी विल टू पावर। लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने कैंप के अपने अनुभवों के आधार पर कहा कि इंसान की सबसे बड़ी और गहरी प्रेरणा अर्थ की चाह है, यानी विल टू मीनिंग, अपने जीवन का एक उद्देश्य खोजना।
ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अगर फ्रॉइड सही होते तो कैंप में सुख तो रत्ती भर भी नहीं था, फिर तो इंसान को तुरंत मर जाना चाहिए था। बिल्कुल। और अगर एडलर सही होते तो वहां किसी कैदी के पास कोई शक्ति या नियंत्रण नहीं था। लेकिन अर्थ हर जगह पाया जा सकता है, यहां तक कि उस भयानक कैंप में भी। एकदम सही। और फ्रैंकल ने यह भी देखा कि आधुनिक समाज में एक नई तरह की मनोवैज्ञानिक बीमारी पनप रही है, जिसे उन्होंने संडे न्यूरोसिस कहा। संडे न्यूरोसिस, ये क्या है? आज के समय में लोगों के पास पूरे हफ्ते काम होता है, वे व्यस्त रहते हैं, लेकिन जैसे ही वीकेंड आता है, काम का दबाव हटता है, तो वे अचानक डिप्रेशन और खालीपन महसूस करने लगते हैं। अच्छा, क्योंकि उनके पास सोचने का समय होता है। हाँ, क्योंकि उनके पास समय तो है, पैसा भी है, लेकिन जीवन का कोई गहरा उद्देश्य नहीं है। इसे अस्तित्व का खालीपन या एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहा जाता है। ये आज की दुनिया पर कितना सटीक बैठता है। ये देखना दिलचस्प है कि आधुनिक जीवन में हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, जानकारी का भंडार है, लेकिन हम फिर भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अगर जीवन में क्यों ना हो तो कैसे भी बेमानी हो जाता है। बिल्कुल। फ्रैंकल ने नीत्शे के उस मशहूर विचार को जिया है, जिसके पास जीने का एक क्यों है, वो किसी भी कैसे को सह सकता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, मतलब विज्ञान और चिकित्सा से जोड़ें, तो ये साफ हो जाता है कि इंसान के दिमाग और शरीर का कनेक्शन कितना गहरा है। उम्मीद सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, इसका सीधा असर शरीर की इम्यूनिटी और सर्वाइवल पर पड़ता है। वो कैदी एफ की कहानी इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। हाँ, वो बहुत ही दुखद कहानी थी। उस कैदी ने सपना देखा था कि 30 मार्च को युद्ध खत्म हो जाएगा और वो आजाद हो जाएगा। ये उम्मीद ही उसे जिंदा रखे हुए थी। लेकिन जैसे जैसे 30 मार्च करीब आया, खबरें आने लगी कि युद्ध खत्म नहीं होने वाला। 29 मार्च को वो अचानक बीमार पड़ा, 30 मार्च को वो बेहोश हुआ और 31 मार्च को उसकी मौत हो गई, टाइफस नाम की बीमारी से। उसकी उम्मीद टूटी और उसके शरीर ने बीमारी के सामने घुटने टेक दिए। ये साबित करता है कि माइंडसेट और शारीरिक स्वास्थ्य अलग अलग नहीं है। जब जीने की इच्छा मर जाती है तो शरीर का इम्यून सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है, और यहीं पर लोगोथेरेपी काम आती है। तो लोगोथेरेपी असल में काम कैसे करती है? देखिए, लोगोथेरेपी एक डॉक्टर की तरह नहीं है जो कोई दवा लिख दे या आपको बता दे कि आपके जीवन का अर्थ क्या है। ये एक आंखों के डॉक्टर की तरह है जो आपका विजन क्लियर करता है ताकि आप खुद दुनिया को और अपने जीवन के अर्थ को स्पष्ट रूप से देख सकें। और ये अर्थ किसी भी चीज में हो सकता है, कोई बेहतरीन काम करने में, किसी से सच्चा प्यार करने में, या फिर अपनी अपरिहार्य पीड़ा का बहादुरी से सामना करने में, जिसे टाला ना जा सके। हाँ, बिल्कुल। मुझे उस वृद्ध डॉक्टर की कहानी ने बहुत प्रभावित किया, जो अपनी पत्नी की मौत के बाद भयंकर डिप्रेशन में थे और फ्रैंकल के पास आए थे। हाँ, फ्रैंकल ने उन्हें कोई दवा नहीं दी, उन्होंने बस उनके नजरिए को एक हल्का सा धक्का दिया। उन्होंने पूछा, अगर आप पहले मर जाते तो क्या होता? और उस सवाल ने सब कुछ बदल दिया। एकदम। डॉक्टर ने कहा कि अगर वो पहले मर जाते तो उनकी पत्नी को यही भयानक दर्द और शोक सहना पड़ता। तब फ्रैंकल ने कहा, आपने अपनी पत्नी को उस दर्द से बचा लिया है और अब ये शोक उस बचाव की कीमत है जो आप चुका रहे हैं। अचानक उस वृद्ध डॉक्टर की पीड़ा में एक अर्थ आ गया। हाँ, पीड़ा वही थी, लेकिन अब वो एक बलिदान बन गई थी। नजरिए का ये हल्का सा बदलाव इंसान को टूटने से बचा सकता है। लोगोथेरेपी में कुछ बहुत ही व्यवहारिक तकनीकें भी हैं, जैसे कि पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। ये तकनीक उन डरों को खत्म करने के लिए काम आती है जो खुद हमारे दिमाग की उपज होते हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। जैसे किसी व्यक्ति को भीड़ में जाने से पसीना आने का डर है, तो वो जितना डरेगा उसे उतना ही पसीना आएगा। इसे कैसे रोकते हैं? इसे एंटिसिपेटरी एंजाइटी या भविष्य के डर की घबराहट कहते हैं। ये एक फीडबैक लूप बन जाता है। डर से पसीना आता है, पसीने से डर और बढ़ता है। तो फ्रैंकल ने क्या सलाह दी? फ्रैंकल ने उस व्यक्ति से कहा कि अगली बार जब भीड़ में जाओ तो जानबूझकर ये सोचो कि आज तो मैं इतना पसीना बहाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। आज मैं 10 लीटर पसीना निकालूंगा। अरे वाह, ये तो अपने ही दिमाग के साथ रिवर्स साइकोलॉजी खेलने जैसा है। हाँ। और जब उसने जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश की तो पसीना आना ही बंद हो गया, क्योंकि डर का वो लूप टूट गया था। जिस चीज से डर लगता है उसी को गले लगा लो तो डर खुद ही भाग जाता है। हकलाने वाले लड़के के साथ भी यही हुआ। जब उसने जानबूझकर हकलाने की कोशिश की तो वो एकदम साफ बोलने लगा। इन सब तकनीकों के पीछे जो मुख्य सिद्धांत है वो है इंसान की आजादी और उसकी निर्णय लेने की क्षमता। मनोवैज्ञानिक दुनिया में एक सिद्धांत है
नियतिवाद या पैन डिटर्मिनिज्म, जो मानता है कि इंसान सिर्फ अपने जेनेटिक्स, अपने बचपन या अपने हालात की कठपुतली है। लेकिन फ्रैंकल इसका कड़ा विरोध करते हैं। उनका कहना है कि हालात भले ही किसी के हाथ में ना हो, लेकिन उन हालातों पर क्या प्रतिक्रिया देनी है ये हमेशा इंसान के हाथ में होता है। डॉक्टर जे की कहानी इसका सबसे खौफनाक और फिर सबसे खूबसूरत उदाहरण है। हाँ, डॉक्टर जे का किस्सा बहुत हैरान करने वाला है। डॉक्टर जे एक नाजी डॉक्टर था जिसे स्टेनहॉफ का मास मर्डरर कहा जाता था। उसने अनगिनत मानसिक रोगियों को गैस चेंबर में भेज दिया था। वो एक जीता जागता शैतान था। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती। युद्ध के बाद डॉक्टर जे को रूसी सेना ने पकड़ लिया और मॉस्को की जेल में डाल दिया। बरसों बाद फ्रैंकल को पता चला कि डॉक्टर जे की कैंसर से मौत हो रही, लेकिन मरने से पहले जेल में वो बिल्कुल बदल चुका था। सच में? हाँ, वो अपने साथी कैदियों की मदद करता था, उन्हें दिलासा देता था और अंत में एक संत की तरह मरा। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला बदलाव है। एक मास मर्डरर जेल के अंदर एक संत बन गया। ये साबित करता है कि इंसान कोई मशीन नहीं है जो हमेशा एक जैसा ही काम करेगी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इंसान के अंदर हर पल खुद को बदलने की आज़ादी है, लेकिन फ्रैंकल एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि आज़ादी का मतलब मनमानी या अराजकता नहीं है। हाँ, उनका ये विचार बहुत गहरा है कि अगर अमेरिका के पूर्वी तट पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है तो पश्चिमी तट पर स्टैच्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना जिम्मेदारी के स्वतंत्रता सिर्फ एक बर्बादी है। एकदम सही। हमें अपने हर कर्म और नजरिए की जिम्मेदारी लेनी होगी। बिल्कुल। जब जीवन हमसे सवाल पूछता है तो हमें अपने सही कर्मों और जिम्मेदारी भरे नजरिए से उसका जवाब देना होता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का साहब निकालें तो ये पड़ताल हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि जीवन किसी भी परिस्थिति में अपना अर्थ नहीं खोता। चाहे रचनात्मक काम हो, किसी से सच्चा प्रेम हो या फिर किसी ऐसी पीड़ा का सामना करना हो जिसे टाला नहीं जा सकता, हर स्थिति में अपना नजरिया चुनने का विकल्प हमारे पास हमेशा रहता है। और ऑश्विट्ज जैसे नरक में भी, जहां सब कुछ छीन लिया गया था, इंसान की ये आखिरी आज़ादी कोई नहीं छीन पाया। इस गहन चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहते हैं। हम अक्सर इस बात से डरते हैं कि समय कितनी तेजी से बीत रहा है, जीवन की नश्वरता हमें डराती है। ऐसा लगता है कि समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है और एक दिन सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फ्रैंकल इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। वे कहते हैं कि जो कुछ भी हम जी चुके हैं, जो भी काम हमने पूरे कर लिए हैं, जिस भी प्यार को हमने महसूस कर लिया है या जिस भी दर्द को हमने बहादुरी से सह लिया है, वो सब अतीत के एक सुरक्षित भंडारगृह में जमा हो गया है। इसे ग्रेनरी ऑफ द पास्ट कहा गया है। उसे वहां से कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं मिटा सकता। वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया है। इसलिए अतीत को देखकर उदास होने के बजाय उस पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो सवाल ये नहीं है कि कल क्या खो जाएगा। सवाल ये है कि आज इस पल में हम अपने अतीत के उस सुरक्षित भंडार गृह में ऐसा कौन सा कर्म, कौन सा विचार या कौन सा अनुभव सहेजने जा रहे हैं जिस पर हमेशा गर्व किया जा सके। जब जिंदगी सवाल पूछेगी तो हमारा जवाब क्या होगा? सोचने वाली बात है ना? बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। याद रखिए, परिस्थितियां पहचान छीन सकती हैं, लेकिन आपके अंदर का अर्थ सिर्फ और सिर्फ आप तय करते हैं।